92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज पर ही आपको बताएंगे कि मुल्की नाअहल क़यादत ने पाकिस्तानी मईशत के टाइटैनिक को डिबो कर रख दिया। हुकूमत निगरान मगर डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में मुकम्मल नाकाम। पाकिस्तानी मईशत खौफनाक बहरान का शिकार। डॉलर की कीमत बेकाबू होने से पाकिस्तान का कर्ज 800 अरब से तजावुज कर चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ही दिन में 156 गैर मुल्की आइटम्स की इंपोर्ट भी बंद कर दी गई है। खतरनाक सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। मगर जब पॉलिटिकली बात करने की कोशिश करेंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक बात होगी कि शरीफ खानदान अडियाला जेल में पहुंचते ही बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाने लगा है। सजा के खिलाफ अपील कर दी गई। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली समाअत भी होगी। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज क्या जेल से बाहर आ सकते हैं, यह सवाल अपनी जगह मौजूद है। वकला की भी आसाब शिकन जंग शुरू हो चुकी है। बतौर वजीर आला जेलों की हालत इज़ार के लिए कुछ ना करने वाले शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई को जेल में ना देख सके। नवाज शरीफ का जेल में वॉशरूम हकारत आमेज गंदी हालत में है। नवाज शरीफ अडियाला जेल में इंतहाई बुरी हालत में सजा काट रहे हैं। यह निहायत बदबख्ती है कि 3 बार वजीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। शहबाज शरीफ का निगरान वजीर आला को खत, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और बात होगी कुछ मुल्की सियासत की भी जो कि इखलाकी गिरावट का शिकार हो चुकी है। पार्टी रहनुमाओं ने एक दूसरे पर शर्मनाक अल्फाज कसने शुरू कर दिए हैं। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से के जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अहकाम दिए, मगर इन अहकाम के बावजूद खतरनाक बीमारी में मुब्तला 20 साल बच्ची सैरिश गुल और उसका 13 साल भाई मुशर्रफ जुबैर किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। मेरा इलाज चाहे ना हो मगर मेरे भाई का इलाज जरूर कराया जाए। बीमार बहन की जानिब से हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट और मुखय्यर हज़ात से इस्तदा कर दी गई है। मुल्की मईशत तो आमिर साहब खतरनाक सूरत हाल का शिकार हो चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। मगर इस सारे सिनेरियो में पॉलिटिकल सिचुएशन को भी सामने रखा जाएगा। अपील दायर हो चुकी है। पहला ये सवाल था कि मुजरिम शरीफ फैमिली आएगी तो क्या होगा। अब यह है कि कल पहली समाअत होने जा रही है अपील की, तो कल क्या हो सकता है। इलेक्शन भी जब सर पे आके खड़े हैं, अपीलों पे, अदालतों पे, कानून पे तो आते हैं। पहले सियासी पस मंज़र तो ये है कि वो जो क़यामत आनी थी नवाज शरीफ साहब के आने के बाद, और यहाँ पे ये तासुर दिया जा रहा था कि पूरा पाकिस्तान ऊपर नीचे हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, और कोई बेनज़ीर के 86 से जल्द से कंपैरिजन कर रहा था और पता नहीं क्या क्या कंपैरिजन हो रहे, वो तो हो गई है ठुस। वो क़यामत एक छोटा सा पटाखा निकली तो वो शहबाज शरीफ साहब ने जो बड़ी तोपें चलानी थी ना, आखिर में वो लाहौर म्यूज़ियम के बाहर एक भंगियों की तोप खड़ी होती है, वो दिखाने के लिए, वो भंगियों की तोप ही आखिर में निकली। बस उससे रैली शुरू हुई है और थोड़ा सा आगे गई है। और उसमें 2 चीज़ें हैं क्लियरली। मैं समझता हूँ मीडिया के ऊपर ये जो कदगन लगाई गई थी कि लाहौर की रैली नहीं दिखानी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि पहले तो ये है कि वो ये हम खुद बैठे हुए थे, हम टीवी पे खुल्लम खुल्ला बात कर रहे, मगर ये कहा गया है कि पैमरा ने शायद ये कहा कि जनाब एक कन्विक्टेड आदमी को आपने उसको हीरो ना बना के पेश करें, अदलिया और जो है फौज के ख़िलाफ़ तनकीद सामने ना दिखाए। तो जनरली वो विजुअल्स नहीं दिखाए। मैं समझता हूँ इनकी नून लीग की बहुत बड़ी खिदमत की गई। ये एक बेवकूफ़ाना बात थी, गलत बात थी कि उनके विजुअल्स ना दिखाए जाते। अगर दिखा देते तो रही सही जो इज़्ज़त थी वो भी चली जानी। इनके हाईएस्ट फिगर्स भी ले लिए जाएँ, लेट से मान लेते हैं जो बड़े उनके अपने हाईएस्ट फिगर्स भी वो 40-50 हज़ार करते हैं। लाहौर में 44 जो है ना कैंडिडेट्स हैं उनके इस वक्त, एक बंदा 1-1 हज़ार भी निकाल लेता तो इससे बहुत ज़्यादा फिगर इकट्ठा हो सकता था। टाइमिंग जान के शहबाज शरीफ साहब ने
अब पता नहीं जान के किया है या क्या हुआ है कि वो एयरपोर्ट जब वो आके जा चुके हुए थे, वो आधा माल रोड नहर के किनारे तक भी नहीं पहुंचे थे। एयरपोर्ट पे तो पहुंचा ही कोई नहीं ना, कोशिश ही नहीं की गई। एक टीयर गैस की शॉट नहीं फायर हुआ, एक गोली नहीं चली, कोई ज़ख्मी होने की नहीं तलाए दिए हैं। वो एक फ़न रैली थी। अब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, उनकी बेटी जा रही है, कोई ये एंटरटेनमेंट तो नहीं थी ना, कोई ना कुछ तो नज़र आता। बड़े बड़े वो जो चने चबाने वाले लीडर और बोले सब गायब थे, कोई नज़र नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ। और असल बात यह है कि उसके बाद आफ्टर द डी डे, वो जो डी डे आना था क़यामत, उसके बाद आज 3 दिन हो गए हैं, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। चलो जी, पहले दिन तो जी रैली नहीं पहुंची, दूसरे दिन आपने क्या किया, तीसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो जी वो विजिट किया है और जेल के अंदर उनको बिस्तरा नहीं दिया गया। भाई साहब 10 साल शहबाज शरीफ साहब आप इन जेलों के इंचार्ज रहे हैं, जब बाकी लोग जेलों में जाते रहे तो आपको ख्याल नहीं आया, एकदम से आपको ख्याल आया कि वहाँ का WC ठीक नहीं है 10 साल बाद, क्योंकि आपके भाई साहब गए हैं। ये वही जेलें हैं जहाँ सारे लोग जाते रहे हैं, तो ठीक कर लेते ना। आपको तो थोड़ा सा अंदाजा भी था कि ये जेलें इस्तेमाल हो सकती हैं अपने, या खुद भी जा सकते हैं, ये इसकी भी इम्कान है। तो बात ये है कि जो वो इलेक्शन की टेम्पो था ना, यूँ जा रहा था, जो नून लीग का एक मज़ाहमत का और वो है, वो ऊपर जाते जाते यूं करके बैठ गया है। शहरों में, बड़े शहरों में ये हाल है कि यहाँ कुछ वो नहीं नज़र आ रहा, तो जो मुजाफात हैं गाँव की, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो उधर तो बिल्कुल ही बैठ गया है। तो वो सारा जो है ना घूम फिर के उन्होंने उस पर मीडिया पे डाल दिया कि जी मीडिया पे, मैं लास्ट इससे पहले क्रास साहब मुस्कुरा रहे हैं, ये कुछ कहें, ये जो एक मजाक बन गया ना कि जी वो मीडिया पे बड़ा कंट्रोल है, मीडिया पे बड़ा कंट्रोल है। भाई साहब इसको आप जनरलाइज ना करें। जिस मीडिया पे, सेक्शन ऑफ द मीडिया जिस पे कंट्रोल है ना, वो बताएं। डॉन वालों के DHA में रोक रहे हैं, वो रेसिस्ट कर रहे हैं। बाकी जिस साहब को रोका जा रहा है ना, वो बताए, ये ना करें। हमें फॉर एग्जांपल हम क्लेम कर सकते हैं कि हमें ना किसी ने रोका है, ना हम किसी को इजाजत देते हैं रोके, ना रोके। अगर कोई रोकेगा तो हम नौकरी छोड़ देंगे, जो हो सकता है करेंगे। हम बोलेंगे क्योंकि फलाने आदमी ने हमें रोकने की कोशिश की और ये हमने किया। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ची ची चा चा करते रहना कि जी वो हमें ना रोक रहे हैं। और भाई अपने मालकान से लड़ें, नौकरी छोड़ दें, मालकान से लड़ें। ये पब्लिक में आके कहें कि जनाब ये देखें ये कर रहा है, ये पढ़िए मेरी नौकरी नहीं चाहिए ऐसी। और वो आइडेंटिफाई करें जहां पे कंट्रोल किया जा रहा है, और वहां पे काफी ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे मीडिया ग्रुप्स हैं, इतनी पोलराइज्ड है, कोई इधर है तो कोई इधर है। वो अपनी भी तो गेम्स खेल रहे हैं ना, अपनी सियासत भी खेल रहे हैं, पैसे भी बना रहे हैं। तो सारे मीडिया को खुदा के लिए जनरलाइज ना करें कि इस वक्त ये बन गया है कि जी वो पूरे मुल्क में जी वो मीडिया को कंट्रोल हो गया। वो इंटरनेशनल प्रेस में आर्टिकल छापे जा रहे हैं उन लोगों के जो उन्होंने ना कभी पाकिस्तान में हैं, ना कोई यहाँ से कोई रिपोर्टिंग उस तरह की है, ना कोई जाली असाइलम लेके बैठा हुआ है। वो बाहर से बैठे लिख रहे हैं कि जी पंजाब में जी बस 2 ही किस्म के लोग हैं, या तो एक वो लोग हैं जो फौज के कहने पे नवाज शरीफ के खिलाफ है, और बाकी जो है ना बाकी कोई है ही नहीं है। बाकी कोई है नहीं, पीछे बचता ही कोई नहीं है, मतलब पीछे कोई नहीं बचता। एंटी नवाज होने का मतलब प्रो आर्मी नहीं है। इस तरह ही जो है अब जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा सा आ जाए अपीलों पे जी। मेरा ख्याल बड़ा अच्छा किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी जल्दी टेकअप कर लिया। इतनी जल्दी टेकअप अपील नहीं होती। मगर ये जो इम्प्रेशन लिया जा रहा है कि वो कल टेकअप क्योंकि कर लिया है तो कल ही सस्पेंशन ऑफ सस्टेंस हो जाएगा। अच्छा। इस बात का बहुत ही कम है, बल्कि इम्कान ना होने के बराबर है। कल सिर्फ उन्होंने टेकअप किया है, उसके बाद वो बुलाएंगे नैब वालों को, एक पेशी देंगे। मोस्ट लाइकली शायद इलेक्शन के दौरान में वो वाली पेशी नहीं आएगी, 8-10 दिन की तो मिनिमम पेशी होती है। बहरहाल जब भी पेशी देंगे वो उसमें नैब को बुलाएंगे, नैब को सुना जाएगा, फिर ये प्रोसेस रहेगा। क्लियरली ये नहीं है किसी का अगर ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब कल छुट के आ जाएंगे और तकरीर लीड कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। केस बोथ साइड्स के आर्गुमेंट्स जो हैं वो मोर और लेस वही हैं अपील के अंदर, जो कि पहले भी डिस्कस होते रहे हैं कि ये इस्तगासा के भी और डिफेंस के भी और प्रोसिक्यूशन के भी वही है। तो ये भी चलेगा, ये लंबा प्रोसेस है। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में फिर वही अल्हम्दुलिल्लाह जज आएंगे जिनको ये रोज गालियां देते हैं। सो ये भी इनको ख्याल करना चाहिए। बक स्टॉप्स एट द सुप्रीम कोर्ट। तो इतनी गालियां ना दें कि सामना करते हुए शर्मिंदगी हो जाए, जाते वक्त जो है ना उनके हमें तरला करते वक्त शर्मिंदगी हो। बहरहाल अभी ये चल रहा है, मगर फॉर द टाइम बीइंग जो है ना
खामोशी हो गई है। पहले दिन की तो रिपीट मैं कर दूं, पहले दिन तो चलो जी मसला हो गया। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ के साथ या उनकी अपनी बेवकूफ़ी थी या उनको ये इंप्रेशन दिया गया था कि हम लाखों करोड़ों के मजमे इकट्ठे आएंगे, हाँ। पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। तो ये अब ये सोचते ही रहेंगे, उस वक्त मेरा सोच रहे होंगे जेल में बैठे कि मेरे नाल होया की है, छोटे भरा ने कीता है, किन्ने कीता है, जिन्ने भी कीता है। साजिशें तो क्लास अब कई हो रही हैं और कितना असर ज़ाहिर हो गया कि 2007 से लेकर 2018 के दरमियान फ़र्क आ गया है, वक्त बदल गया, अवाम जाग गई है, कोई मजमा इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ? आमिर साहब ने भी बात की कि लोग उन शहबाज शरीफ पे उन पे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मजमा नहीं इकट्ठा कर सके या एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। वो कहते हैं देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। ये दोनों भाई, मैं पहले भी आपको एक दफ़ा मैं बता चुका हूँ, 1002 दफ़ा फिर बता देता हूँ, ये बाकायदा पूरा स्क्रिप्ट लिख के चलते हैं। अगर आप लोगों का ये ख्याल हो, मैं देख रहा था ट्विटर पे, सोशल मीडिया इधर उधर, वहाँ पे मेरे जैसे वो तबसरे हो रहे थे कि शहबाज शरीफ ने बेट्रेयल कर दी, तो शहबाज शरीफ ने डिच कर दिया। हजूर उससे स्क्रिप्ट के मुताबिक ही चले हैं सारे ये। इवन मैं BBC की रिपोर्ट देख रहा था, जो BBC का रिपोर्टर वहाँ से आया है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, आप उसकी रिपोर्ट पढ़ो, बड़ी मजे की रिपोर्ट लिखी है जो पाकिस्तानी मीडिया ने पिक नहीं की, जो फरमाते हैं जी हम बड़े वो हैं जी, हमारे ऊपर बड़े दबाव हैं। जो नवाज शरीफ के खिलाफ BBC की रिपोर्ट है, इनके ट्रैवल की, उसकी मरियम की, वो किसी ने नहीं उसको टेकअप किया, वो किसी चैनल ने नहीं चलाई, ना किसी ने ब्रेकिंग अपने आके ठप्पे छप्पे क्या फट्टे छट्टे चलाए उन्होंने, वो नहीं चलाए क्योंकि सूट नहीं करती थी। ये सारे मिले हुए हैं जो फरमाते हैं ना हमारे ऊपर बड़ा एक कदगन लगाई हुई है। वो भाई साहब आप कदगन लेने से इनकार कर दें। आपने नवाज शरीफ से जब आके 12 बिलियन रुपीज़ कैश लिया था, मौका है आप ये साबित कर, नमक हलाली करें ना, आप बंद कर दें अपना TV चैनल जी हम नहीं चलाते, हमारे पे दबाव है। आप अपना अखबार बंद कर दें जी हम नहीं चलाते, मैं खबरें छापने देते। अच्छा एक नया ट्रेंड आ गया मेरे साहब, मैं जरा थोड़ा सा इसको एड्रेस कर लूँ। अगर आपका नहीं छपता कॉलम तो आप लिख क्यों रहे उस अखबार में? एक दिन कहते ये हमारा कॉलम नहीं छपा जनाब, वो बड़ा हीरो बन गया, बड़े उनको आके उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है और दूसरे दिन फिर छप जाते हैं उनका। ये नया तरीका वारदात है। इतने इनोसेंट बनने की कोशिश ना करें। अगर आपको फील होते किसी इदारे में, किसी चैनल में, किसी अखबार में कि आपकी चीज़ नहीं छप रही, तो आप एडिटोरियल पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं तो घर तशरीफ ले जाएं। आप घर भी तशरीफ लेके नहीं जाते, वहाँ 7 डिजिट्स की सैलरी है, अब वो भी नहीं खोना चाहते। आजकल एंकर्स कुछ ऐसे भी हैं जो अपने TV चैनल पे कुछ नहीं कह सकते, वहां पे मालिक की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, लेकिन दूसरे चैनल पे जाएंगे, उनसे बड़ा ग्लैडिएटर कोई नहीं होगा, संभाले नहीं जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। अपने चैनल का पता है कि यहाँ नहीं करनी क्योंकि पैसे मिलते हैं हमें, यहाँ में तनख्वाह मिलती है, यहाँ पे हमें मालिक जो है ना वो नोट दिखाते हैं, लिहाजा हमने उसकी मर्जी की गुफ्तगू करनी है। बह रहेंगे, आपको बात किसी और शो में देखेंगे तो ऐसी ऐसी बातें बंदा जनाब आके हैरान रहे। जब भी आपको पैसे तो वहां नहीं मिल रहे, आपको तो पैसे अपने चैनल पे गुफ्तगू करने के मिलते हैं, अपने शो में करते हैं, वहां नहीं करते सारे के सारे। तो लिहाजा जनाब ये जो ग्लैडिएटर चंद पैदा हो गए जिनको शिकायत है, थोड़ी सी करेज दिखाएं, थोड़ी सी अपनी मॉरल, और दुनिया भर में ये चीज़ें होती रहती हैं। एडिटर लेवल के लोग, कॉलम लेवल के लोग, एंकर्स लेवल के लोग, आपको फील होता है कि मालिक आपकी गर्दन दबा रहा है और कारोबार कर रहा है, आपकी चीज़ें नहीं कर रहा, वहाँ भी चीज़ें उसने ठीक रखी हुई हैं, आप लोगों को उसने आगे कर दिया। दुनिया जहाँ में आप वहाँ पे खबरें छपवा रहे हैं कि बड़ा जी पाकिस्तान में यहाँ पे ये ब्लैक आ गया, ब्लैकआउट किया जा रहा है उसका, मार्शल लॉ गया। मार्शल लॉ जनाब हम भी तो बात करते हैं, एक तनकीद करने में, अब्यूज़ करने में बड़ा फ़र्क है जो लोगों को समझ आने वाली नहीं है। ये ट्विटर पे हम क्योंकि खुद लोग भी देखते रहते हैं, जिन लोगों को हमदर्दी हो रही है ये ज़्यादा अब्यूजिव हैं, और बड़े बड़े बाज में वहाँ नाम देख के, कालम निगार, बड़े एंकर्स, उनकी चीज़ें देख के इवन हमें फील होता है कि तनकीद में और अब्यूज़ में थोड़ा सा आपको फ़र्क रखना चाहिए जो यहाँ पे आके नहीं रखा जाता। उन लोगों ने एक और यहाँ डबल काम किया हुआ है साहब, वहाँ जाते सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन करके आते हैं, जहाँ भी जाते, पिंडी सपोजली जाते हैं, वहाँ सरेंडर डॉक्यूमेंट है, वापस आके उनको कहते हैं कि यार चलो शुरू हो जाओ तुम ट्विटर पे, आप कहो जी मेरी खबरें नहीं छाप रहे, मेरी चीज़ें नहीं छाप रहे। अपने मालिकों पे ज़रा दबाव बढ़ाएं या खुद ज़रा ज़मीर का मुजाहरा दिखाएं, कोई करेज दिखाएं, कोई 8, 10, 15, 20 लोग ज़रा रिज़ाइन तो कर दें अपने इदारे के खिलाफ, अपने इदारे की पॉलिसी के खिलाफ। वो नहीं करेंगे आमिर साहब। ये तो यहाँ पे आई। यहाँ शहबाज शरीफ साहब की बात मैं कर लूँ, ये बाकायदा अगर नवाज शरीफ साहब को इनसे कोई होती शिकायत तो आज वो मिलने से इनकारी हो जाते या कल। जनाब जरा जहन में रखें। अगेन मुझे नहीं समझ आती लोग ये 2 + 2 4 चीज़ें क्यों नहीं कर सकते। एक तो वही इसकी रीज़न हो सकती है जो आप बता रहे हैं, दूसरी जो मैं BBC वाली कह रहा हूँ वो बड़ी है, उसकी हेडलाइन थी, मेरे ख्याल ताहिर इमरान साहब ने लिखी है स्टोरी, बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी हुई थी। उसमें उन्होंने लिखा कि शेर ने धाड़ना था, शेर धाड़ा नहीं है। अब शेर क्यों नहीं धाड़ा, जरा समझाया जाए ना। शेर के परों में पानी किसने फेंका है, उसको किसने आके केज में बंद कर दिया है। जो बात उस दिन भी हम कह रहे थे लाइव इसमें ट्रांसमिशन में, कुछ ना कुछ इनके साथ दुबई में कोई बातचीत हुई है। उसके बाद ये सारे के सारे भाई जो है ना ये अपने उसमें आ गए हैं, वहाँ अनारकली से माल रोड से यहाँ से कैद आज़म आपके
आपके चेयरिंग क्रास पे नारे शारे मार के चले गए, वो कोई ना कोई उस पर मेरा ख्याल है इनके दरमियान को अंडरस्टैंडिंग है, कुछ ऑप्शंस इनको दिए गए हैं। आप कह रहे हैं जो कल उन्होंने आके इस पर अप्लाई की है, तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस पे क्या आता है। आमिर साहब, इस पे जड़ी जो मैं चाहता हूँ, अगर तो हमने ब्रेक पे नहीं जाना, हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं क्लास, लास्ट 2 मिनट्स उसको शुरू करता हूँ। आमिर साहब से मैं चाहूँगा जो बड़ी खबर है आमिर साहब वो आज की, वो है आपकी डॉलर्स की। हम पॉलिटिक्स पे फोकस्ड हुए हैं, मिस कर रहे हैं इकॉनमी और जो इकॉनमी का हाल होने वाला है, मुझे पाकिस्तान के लोगों को भी दाद देनी चाहिए। इम्यूनिटी लेवल हमारा आमिर साहब कितना बढ़ गया है। 7 रुपए मेरा ख्याल है 8 रुपए आज यहाँ निगरान ये वजीर हमारी क्या कहते हैं खजाना जो है, ये शमशाद अख्तर साहबा जो है, क्या नाम शमशाद साहब है, शमशाद अख्तर, ये स्टेट बैंक की वो खुद गवर्नर रही हैं। इनके पास एक ही हल रह गया कि डेली पैसे को डिवैल्यू करो, जिसकी इम्प्लीकेशन की इनको समझ नहीं आ रही, और पाकिस्तान के लोगों पे कहीं पे असर ही नहीं हो रहा कि इसका आपके साथ होने वाला क्या। आमिर साहब, ये आमिर साहब थद्दा देख रहे हैं, ये डॉलर कहाँ पे गायब हो गया। अब जरा मैं तो आपको थोड़ी सी एक ब्रॉडर पिक्चर देना चाहता हूँ। ये जो मैंने ये ठड्डा लगा है, इसके पीछे भी कहानी है जो आपके साथ में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जिस मुल्क के 200 अरब डॉलर्स वो स्विट्जरलैंड में पड़े हुए हैं, और इसाक डार कौमी असम्बली में कह चुका है, ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है हमारे पास कि हमारे 200 अरब डॉलर पड़े हैं। आप मुझे बताएं उस मुल्क की जो करेंसी जो है उसका रेट 130 पे जाना चाहिए, 150 पे जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग उन्हें बैठ के इस मुल्क के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आमिर साहब, इसमें आपकी दुबई की जायदादों के एक एक नाम लिखे, जरा देखते हैं। ये 8-10 आपके लगाए हुए हैं। ये फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का डॉक्यूमेंट आमिर साहब जो हम आपको साथ दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपके साथ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान से पैसा कैसे ट्रांसफर लीगल तरीके से हो रहा है, और कैसे गैर आपके उसे गैर कानूनी तरीकों से दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। 400 अरब, ये 400 बिलियन की अभी रिसेंटली खरीदी गई है, 10 अरब डॉलर की आपके पिछले अरसे में खरीदी गई हैं। ये पैसा पाकिस्तान से जा रहा है। हमारे जानने वाले हैं, दोस्त भी हैं, उन्होंने हमें एक मैसेज किया। वो पिछले दिन आए हुए थे, यहाँ से इधर आए हुए थे, लाहौर आए हुए थे एक शादी पे। ठीक है, क्लास मैसेज उनका ब्रेक से इंडिया से मैसेज। आमिर साहब, जरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी डॉलर के साथ क्या हो रहा है, और इंडिया से जो मुझे एक मैसेज आया ना, उन्होंने हमारे डॉलर के पीछे क्या कहानी सुनी, जरा बिल्कुल वो कहानी सुनाएंगे। और पाकिस्तानी रुपए का आए रोज डी वैल्यू होना हमारी इकोनॉमी को कैसे तबाही के दहाने पर ले गया, इससे मुतालिक भी बड़े अहम डिटेल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तानी के रुपए के डी वैल्यू होने से मुतालिक क्लास बात हो रही थी, और एक खास मैसेज जो आप हमारे साथ मैसेज है इंडिया से, वहाँ से उन्होंने कहा जनाब कि मैं आया था पिछले महीने यहाँ पे शादी पे आया था लाहौर में, कोई उनके दोस्त थे उनकी, वो कहते मैं नारकली गया, मैंने मनी चेंज जो एक्सचेंज वो डीलर जो भी था उससे पैसे को 2-3 हज़ार डॉलर चेंज करवाया जो इंडिया से लेके आए थे शादी के जैसे होता है। कहते उसने कच्ची रसीद से हाथ से लिख के मुझे जनाब अब नोट एक्सचेंज किया कि आज का क्या रेट है डॉलर का, जो भी होगा उस वक्त 110 या 111, और कच्ची रसीद उन्होंने मुझे पकड़ा दी कि ये लें। उन्होंने कहा मुझे ये समझाया ये कच्ची रसीद का पैसा जो मैंने दिया है 3000 डॉलर पाकिस्तानी इकॉनमी में नहीं गया। उसने कहा ये आपके पास कोई बैंकिंग सिस्टम है, जब तक ये टूरिस्ट आपके पास आ रहा है, आपने मनी आपके एक्सचेंज और डीलर्स बैठे इनको कोई आपने रेगुलेट किया है? स्टेट बैंक जितनी मेहनत ये इस पर करता है कि डिवैल्यू करो पैसे को, इतनी मेहनत कभी नहीं उन्होंने आके ऑनलाइन करने की कोशिश की है। मनी एक्सचेंज आपके डीलर जो हैं दुनिया भर से सियाह आते हैं, इंडियन एक आया है उसने 3000-4000 डॉलर जो भी था उसने एक्सचेंज करवाया है, ब्लैक इकोनॉमी में चला जाता वो उसने कहा ना, मैंने उससे पूछा कि जनाब कि ये कच्ची पेंसिल आपका बैंकिंग सिस्टम नहीं है कोई यहाँ पे कि ताकि ये पैसा जो है सीधा बैंक में जाए और आपकी इकॉनमी को फायदा हो। इंडियन हमारी हमारे लिए भला ये करने की सोच रहा था, क्योंकि उनका ये कहना था कि इंडिया में ये मुमकिन ही नहीं है कि ये पैसा जो आता है इस तरीके से आप करवाएं, तो उनके मरकजी स्टेट बैंक के पास ये पैसा जाता है। जब आपका अनारकली में बैठा हुआ एक मनी एक्सचेंज वो डीलर 4000 डॉलर या 3 जो भी रकम थी उसने खुद अपनी जेब में रख लिया। कल को मेरे पास काला धान है, मैंने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी, आमिर साहब ये थद्दा जो लगा हुआ है ये पाकिस्तानियों ने खरीदी अल्लाह के फजल से, उस मुल्क का जिसका 130 डॉलर पे चला गया। अब मैं तो उसी मनी एक्सचेंज डीलर के पास जाऊंगा, मैंने तो स्टेट बैंक के पास नहीं जाना, मैंने डीलर को जाना है। डीलर साहब ने जो पैसा उसने आया है टूरिस्ट बाहर से जो अपनी जेब में रख के बैठा है उसने मुझे वो दे देना है। आपकी इकॉनमी में जब स्टेट बैंक में पैसा जा ही नहीं रहा जो बाहर से आ रहा है, इसमें एफआईए को ब्लेम करें, कुछ टक्के का ये काम करने को तैयार नहीं। सबसे ज्यादा करप्ट आपको लोग एफआईए में मिलेंगे सर, माल में छापे मारेंगे। आपको याद हो काली खनानी वाला है, इलीगल मनी एक्सचेंजेस लीगल भी हैं और इलीगल भी बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। आपको याद होगा बहुत बड़ा स्कैंडल आया था उसके पीपल्स पार्टी के दौर में, 120 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई थी सर। उस अरमान मलिक साहब यहाँ पे आपके वजीर दाखिला थे।
और बड़े बड़े लोग उस 20 बिलियन सारी रुपीस की जब पाकिस्तान से गए थे, जो गए थे, जो पकड़े गए थे, जो आपके कंप्यूटर पे सिस्टम था, क्या हुआ? मुझे बाद में बहुत बड़े पुलिस अफसर ने जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वेरी ऑनरेबल, उसने रोते हुए आंखों में कहा था, उसने कहा जनाब बड़े लोग उन्हें बैठ के उन्होंने 1 बिलियन रुपीस की डील कर ली थी उसे काली खनानिया से, जो लोग थे जिनको बाद में अमेरिका ने सजा दी। आपके मुल्क में FIA जो है क्रिमिनल्स की सपोर्टर है, ये लोग जाते हैं, छापे मारते हैं, पैसे बनाते हैं, FIA के अफसरान माल बनाते, माल लेके आ जाते हैं। जब आपके यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है कि पैसा आपका डॉलर जो है वो सीधा इकोनॉमी में जाए, एक चीज़ आमिर साहब। अब दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पैसे कहाँ से आने थे, आपने डॉलर कहाँ से कमाने थे। इन्होंने एक ही तरीका रखा है, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट के पास एक ही तरीका है। उनका क्या ख्याल है, आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है ना, अपना डॉलर के आप अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपए की कीमत बढ़ाओ, जो एक्सपोर्ट आपकी बढ़ जाएगी, 4 पैसे आ जाएंगे। ये पिछले 70 साल से यही काम हो रहा है। आपके साथ मैं कोई फैक्ट्स और फिगर देना चाहता हूँ कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियन इस मुल्क को कैसे लेट डाउन कर रहे हैं। आमिर साहब, ये कौमी असम्बली में यहाँ डाटा शेयर किया गया था, चौधरी निसार अली खान साहब ने दिया था कि कितने लोग हैं पाकिस्तानी जिनको बाहर के ममालिक से वापस भेजा गया। सर, जो बेरोजगारी बढ़ी है, पैसे कमाने के 2-3 तरीके आमिर साहब जो मुझे समझ, डॉलर के सॉरी, एक्सपोर्ट बढ़ा लें, मैन पावर बढ़ा लें सर, या कर्जा ले लें। कोई चौथी कोई और है तो मुझे बता दें जरा। ये 3 ही चीज़ें हैं ना दुनिया भर में, अपनी मैन पावर बढ़ाएं, वो पैसे भेजें, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, या कर्जे लें आप। अब इन तीनों के मैं एक एक को टच करता हूँ। सिर्फ 5 मुल्कों का बता रहा हूँ आमिर साहब, आपका सऊदी अरेबिया, UAE, आपका ओमान, मलेशिया, UK, इनसे उस वक्त की बात बता रहा हूँ सर। ये आपको ये तकरीबन 2017 के फिगर दे रहा हूँ मैं। 2 लाख पाकिस्तानी को निकाला गया सर। सऊदी अरेबिया से 1,40,000 पाकिस्तानी वापस आया है, 20,000 UAE से वापस आया है, आपके ओमान से 7,000 आया है, आपके मलेशिया से 7,000 आया है, और 10,000 जो है ना, सॉरी 10,000 मलेशिया से आया है, और 6,000 UK से वापस आए। ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। अब सवाल यह है, और दुनिया के 113 मुल्कों से हमारे लोग वापस आए, आपके पास कोई प्लान था कि आपका वर्कर जो है बाहर भेजने की बजाय, कतर में आपके दोस्त हैं, UAE में आपके जाती दोस्त हैं, सऊदी अरेबिया में आपके जाती दोस्त हैं, आप पकड़े जाएं यहाँ पे, या करप्शन करते हो, माल बनाते हो, कतरी शहजादे लेटर दे देते हैं, वहाँ पे आपका वर्ल्ड कप होना है मेरा ख्याल 2023 में, कब होना है 22 में, उसके लिए हजारों लाखों नौकरें थी, वो उन्होंने वहाँ पे, आपको याद होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गए, अपने लोगों के लिए वहाँ पे MOU साइन करवा के गए। ना नवाज शरीफ साहब को ख्याल आया, ना जरदारी को ख्याल आया, ना किसी और के। मुझे याद है अनवर बेग साहब हमारे दोस्त, वो पिट मर गए, एक के पास गए, पीपल्स पार्टी से लेकर नवाज शरीफ के पास, कि फॉर गॉड से मैन पावर बढ़ाएं, ये आपको डॉलर भेजेंगे। उन्होंने कहा जनाब ये हमें कोई तरीका बताएं कि हम कोई माल बना सकते हैं तो हम तैयार हैं। इन्होंने कोई बंदे बाहर भेजने की कोशिश नहीं की। आमिर साहब, जो उल्टा बाहर से लोग आ रहे थे उनको भी कोई सेटल नहीं किया कि वो कहाँ गए, उधर गए। एक चीज। दूसरा आ जाते हैं लोन पे, आ जाते हैं सर, बड़ा अहम। आपको हमें मिलते थे पैसे, इसे अमेरिकन देते थे, $1.2 बिलियन हर साल फौजी इमदाद आ रही थी। हम खड़े हो गए जनाब कि हमने तो नहीं लेनी अमेरिकन से, बिल्कुल ना लें जनाब, लेनी भी नहीं चाहिए। अब तक आपने और $32 अरब लिए थे, वो भी गलत लिए थे। हमने चाइना से कर्जे लिया आमिर साहब। अब चाइना क्या कर रहा है हमारे साथ, हमें कहा कि $60 अरब आपको कर्जा दिया, कोई $1 पाकिस्तान इकोनॉमी में आया है आपका, स्टेट बैंक को ट्रांसफर किया उन्होंने पैसे। स्टेट बैंक को आज हमें यहाँ $60 बिलियन जो चाइना कहते हैं हमने आपको लोन दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर वो वहाँ ट्रांसफर होता हमारे यहाँ सिस्टम के जरिए, स्टेट बैंक के जरिए, तो डॉलर की पाकिस्तान की ये हालत होती जो रुपए की आपकी यहाँ पे हो चुकी है सर। आमिर साहब 65-60 तो ओवरऑल पैकेज है ना, अभी तो किस्तों में वो आ रहा है, मगर उसके सही रास्ते से नहीं आ रहा। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तानियों के एक तरफ $200 अरब वहाँ पे पड़े हुए हैं आमिर साहब, जो इसहाक डार कह चुके हैं, वो निकालने के लिए हम तैयार नहीं है। जरदारी साहब के $60 मिलियन पड़े थे, किसी को कोई ख्याल नहीं है। उन्होंने कहा मैं देने को तैयार हूँ। इनकी जदादें, अभी इनके नॉमिनेशन पेपर पढ़े हैं हमने जनाब के, उनके बिलावल साहब की जदादें देख लें, उसके बाद आप अलीम खान की जदादें देख लें, तरीन साहब की देख लें। ज़कात देने को दिल करता है, ज़कात देने को दिल करता है, इनकम जितनी शो की हुई है और जितने टैक्सेस देते हैं, दिल करता है कि दारुल माल से इनको पैसे दिए। आप मुझे समझाएं, जिन पाकिस्तानियों ने ये थद्दा मैं बार बार दिखा रहा हूँ, जिनको FIA पकड़ने को तैयार है, क्योंकि अगेन FIA खुद करप्ट है, करप्ट अफसरान से भरी हुई है, FBI पकड़ने को तैयार नहीं, आमिर साहब हाथ खड़े कर दिए, स्टेट बैंक इनको पकड़ने को तैयार नहीं, कोई एजेंसी नैब इन पे हाथ डालने को तैयार नहीं है। आपने एक ही हल निकाला हुआ इस मुल्क का कि डॉलर को डिवैल्यू करते जाएं। ये मिफ्ता इस्माइल ने यही काम किया, उसने डॉलर को रोकने की कोशिश की, इसहाक डार ने यही काम किया, इन लोगों ने उसमें आके अगेन जो इतलात आते बड़ा माल बनाया है, इन्होंने जो आके जैली किस्म का काम किया, दरमियान में रोक के इसकी डिवैल्यूएशन को इन्होंने खुद बड़े पैसे बनाए हैं, माल बनाए। सवाल एक ही बनते हैं आमिर साहब, इस मुल्क में कोई सीरियसली इन इश्यूज को टैकल करने को तैयार नहीं। एक्सपोर्ट
आपकी 5 अरब डॉलर इनकी गिरी है सर, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में, उसको बढ़ाने का कोई प्लान नहीं था इनके पास मैन पावर एक्सपोर्ट, ये बढ़ाते क्या, उल्टा दुनिया भर से आपका 2-2.5 लाख पाकिस्तानी वापस आए, इनके पास कोई प्लान नहीं है। चाइना के साथ आपने डील की, आपने चाइना को, कल जब हम कर्जे वापस करेंगे तो चाइनीज हम सेंट्रल बैंक को वापस करेंगे, चाइना ने हमें सेंट्रल बैंक के जरिए पैसे नहीं दिए ताकि हमारी इकोनॉमी में पैसे आते, वो नहीं किया उन्होंने। अब दुनिया भर में हम जनाब उसके बाद मांग तांग के आखिरी हरबा ये रह गया है, जिसको आप टच करने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि अगर आपने हमें हाथ लगाया तो हमारी सियासी पार्टी आपको तबाह कर देगी। इमरान खान के बंदे पकड़े तो इमरान खान साहब के हामी जनाब गुस्से में आ जाते हैं। आप पीपल्स पार्टी को हाथ लगा के देखें, वो हाथ नहीं लगाने देते। नवाज शरीफ साहब को हाथ लगा के देखें, उनकी पार्टी को वो नहीं लगा देते। कोई बंदा इस वक्त मुल्क को आपको केयर करने को तैयार नहीं। दुबई, लंदन हमारी जायदादों से भरे पड़े हैं सर, न्यूयॉर्क भरे पड़े हैं, मलेशिया भरा पड़ा है, सारे लोग उन्हें माल बने। आखिरी डुअल नेशनल जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने उस दिन कहा, जी रऊफ क्लास बात करता रहता है, हम क्या करें जनाब, ये सबसे ज्यादा करप्शन आपका डुअल नेशनल कर रहा है। माल बना रहा है, यहाँ से अपने बच्चों को बहर रखा हुआ है, सेटल किया। इनसे किसने बुला के पूछा है कि अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बताएं, 70-80 हज़ार की तनख्वाह में आप बैरून मुल्क ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, आपके बच्चे सेटल कैसे, प्रॉपर्टीज आपने कैसे ली, सारा पैसा आपने यहाँ से कमा ले। कमाने के बाद एक ही काम रहेगा कि लोग, पाकिस्तानी लोग टैक्स नहीं देते हमें। सब ये हमारे ऊपर ये जाते हुए पेंट किया जाता है, काला पेंट हमारे उस पर करके जाते हैं कि आप लोग जो है टैक्स नहीं देते। तमाम लोगों को फ्री फॉर ऑल है सर, डॉलर ले जाएं, कल आपको डिटेल देंगे। ये 15 अरब डॉलर जहां लीगली तौर पर पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, ये कल आपको इसमें से देंगे किस किस बंदे ने कितने कितने पैसे भेजे हैं। कोई रुकावट नहीं है। स्टेट बैंक कहता है जिसका जो दिल चाहे पैसा ले जाए। हमारे पास एक ही हल है, या हम कर्जे लेते जाएंगे या रुपीज को डिवैल्यू करते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाए, आप लोग दबते जाएं और पाकिस्तान इकॉनमी डेली नोज डाइव जाते रहे। नो बॉडी बॉदर्स। तीसरा आसान तरीका उन्होंने ये निकाला है कि एमनेस्टी, के जनाब ये जो है आज तक कभी एमनेस्टी, लेटेस्ट उनके जो फिगर्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी 97 बिलियन रुपया जो है ना वो आ चुका हुआ है, जिसमें से 62 अरब रुपया जो है वो डोमेस्टिक है, बाहर से कोई 38 अरब रुपया है जो कि क्लास साहब $300 मिलियन के करीब बनता है। पीनट्स हैं। और वहाँ पे जो सबसे बड़ा एक जो गलत चीज हो रही है और एक फ्रॉड हो रहा है, वो फ्रॉड हो रहा है जितना बड़ा उस पे आए वो जो जिस फ्रॉड की आप बात करें, एक छोटी सी ब्रेक से जब वापस आएंगे वो भी अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ इलेक्शन का मौसम जैसे ही करीब आता जा रहा है, चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो पार्टी रहनुमाओं ने एक दूसरे के खिलाफ शर्मनाक अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उससे मुतालिक तफसील से बात होगी। और इसके साथ साथ एक बीमार बहन ने अपने भाई के लिए हुकूमत, मुखय्यर हजरात और सुप्रीम कोर्ट से क्या इस्तदा की है, वो भी अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ बात होगी उस फ्रॉड की जिससे मुतालिक आप बात करें। जी, मैं एमनेस्टी की बता रहा था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और बड़ी ज़्यादती हो रही है कि लोग 2% पे जमा करवा के पैसे नहीं जमा करवा रहे। फॉर एग्जांपल 1 अरब रुपया मैं बैंक में नहीं डाल रहा, मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास कहीं पड़ा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, तो मैं 2 करोड़ रुपया जमा करा देता हूँ एमनेस्टी में। तो इसका मतलब है मैं अगले आने वाले 10 सालों में भी जो करप्शन करूँगा ना, तो मैं ये 2% देता रहूँगा। आम आदमी जो कि 17% से लेके 35% तक टैक्सेस देता है, वो उससे बचेंगे। 2% का ना सिर्फ आजकल कर रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए भी कवर कर रहे हैं। ये विदाउट डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट के बगैर जो अलाउ किया जा रहा है कि सिर्फ 2% टैक्स ले लें और जो है जितनी मर्जी रकम लिखवा लें, जाली लिखवा लें, ये मेरा ख्याल है ये कोई ऑलरेडी पिटिशन भी फाइल कर रहा है। FBR को या किसी ना किसी को उसका नोटिस लेना चाहिए। बाकी इकॉनमी भी हम इसलिए कर रहे हैं बाहर के सारा, क्योंकि इलेक्शन पे फोकस है, पॉलिटिक्स पे फोकस है। बहुत ज़्यादा हम फाइनेंशियल इमरजेंसी में जा चुके हैं इस वक्त, ये बताना बड़ा ज़रूरी है। और ऐसे वक्त में जबकि हमारे खित्ते के बड़े बुरे हालात हैं, हमारी अमेरिका से बड़ी टेंशन चल रही है, तो बड़ा ज़रूरी था इकॉनमी पे के बात करना कि इस वक्त क्या है। सिर्फ 2-3 फिगर्स ही बता देते हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं कि हमारा आम आदमी नहीं समझता इसको। करंट अकाउंट डेफिसिट $16 बिलियन। करंट अकाउंट वो है जो कि हमने लोगों का पैसा देना है, डॉलर्स में देना है या फॉरेन करेंसी में देना है, हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरा, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो $9.78 बिलियन रह गए हुए हैं। मुल्क के लिए, हर मुल्क के लिए ज़रूरी होता है कि कम से कम 3 महीने के रिजर्व्स हों। ये 2 महीने के रिजर्व्स रह गए हैं। बहुत ही बुरी सूरत हाल है। हम एक बहुत बड़ा जो है ये क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। बाकी ऑफ कोर्स स्टेट गैप की बुरी सूरत हाल है। करोड़ों अरबों रुपए की, डॉलर की जो है ना ये फ्लाइट हो रही है और कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, वो चीज़ है। मेरा सिर्फ सवाल है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने
ये जो क्लासेस साहब जो बात कर रहे हैं 130 पे जो डॉलर चला गया है, ये मेजर किस्म की डिवैल्यूएशन जो है, ये इनका मैंडेट नहीं था। ये बैठे हुए थे कि जनाब आप वक्ती तौर पे हुकूमत चलाएं, इनका ये मैंडेट नहीं था कि ये ड्रास्टिक किस्म की डिवैल्यूएशन करके जाएं। ये केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद जो गवर्नमेंट आई थी उसने करना था। इन्होंने उनके लिए चॉइस ही नहीं छोड़ी अब कि हमें IMF की झोली में डाल दिया है कि जनाब जाएं और तरले करें, तो ये इनका मैंडेट नहीं था। शमशाद अख्तर आई कहाँ से? इन लोगों के बैकग्राउंड देखना जरा, पाकिस्तान पे जो आते हैं कहाँ से आते हैं, ये इनको कौन नाजिल करता है पाकिस्तान? शौकत अजीज कहाँ से आए थे? ये शमशाद अख्तर साहिबा का देखें कहाँ से आए थे ये लोग। ये तमाम लोग जो हैं सारे के सारे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF में सर्व करते हैं, इन्हीं के वही मास्टर्स हैं। ये प्लान लेके आते हैं, वही इनको आगे करते हैं कि जाएं पाकिस्तान की पॉलिसीज को ठीक करके दें, और जैसे हम कहते हैं वही करो। और एक ही इनके पास सोल्यूशन है आमिर साहब, उठा के देख लें। मुझे 20 साल हो गए इस्लामाबाद में, एक ही सोल्यूशन देखा जो भी आया है कि पैसा डिवैल्यू कर दो। भाई आप ना एक्सपोर्ट को आके अब बढ़ाने की बात करते हैं, ना करप्शन रोकने की बात करते हैं, ना आप फ्री फ्लो ऑफ डॉलर की बात करते हैं, ना आप FIA को कहे कि मनी एक्सचेंज जो आपके बैठे हुए हैं और जो FIA वाले करप्शन करके माल बना रहे हैं मनी, उस एक्सचेंज ना उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ना मैन पावर का आपके पास कोई प्लान है, ना आपके पास आपने चाइना से, जैसे मैंने कहा डील की, कि आपने चाइना को क्यों नहीं कहा कि $60 बिलियन लोन है तो हमारा स्टेट बैंक के जरिए ट्रांसफर करो, हमारी इकॉनमी को तो फायदा हो। आपने किस तरह की डील की है चाइना से कि $60 बिलियन भी हमें लोन दे रहे अपने पास? उन्होंने एग्जाम बैंक में एक उन्होंने वहां पे अकाउंट्स बनाए आमिर साहब, एक अपना अकाउंट है जिसे चाइना में लोन देते, उसी से उठा के दूसरी कंपनी के अकाउंट में वहां ट्रांसफर हो जाते, वहीं पे हो रहा है। हमारे यहाँ $1 भी नहीं आ रहा, ₹1 भी नहीं आ रहा आपका। ऊपर से करप्शन के लिए आपकी जीरो पॉलिसी होनी चाहिए आमिर साहब। हम पीट मार गए हैं, वहां पे कोई करने को तैयार नहीं। FIA उसके जिम्मे लगाते जी, आप जरा हमें चेक करके बताएंगे किन किन लोगों के प्रॉपर्टीज है वहां पे दुबई में। सबसे ज्यादा FIA की अपनी निकल आएंगी। डुअल नेशनल ढूंढने जाते हैं FIA में, नैब में और आपके FBR में निकल आते हैं। अब इनको कौन पकड़े? आप मुझे बताएं, जिन पाकिस्तानियों की वहां पे अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज हैं दुबई में, लंदन में, आपकी न्यूयॉर्क में, उनको किसने हाथ डाला है? ये पैसा कहां से आया उनके पास? ये डॉलर कहां से? उन्होंने यहां से डॉलर भिजवाए हैं। कोई पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट इन्होंने दुबई में प्रॉपर्टीज नहीं ली, ना लंदन, आपके न्यूयॉर्क, यूरोप या मलेशिया में नहीं ली इन्होंने डॉलर से लिए। ये पाकिस्तान का डॉलर है। ये थद्दा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जितनी यहाँ पे हजारों पेजेस का मैं आपके सामने रखा हुआ है, ये सारे का सारा जदादें पाकिस्तान के डॉलर से गई हैं। ये 15 अरब डॉलर की तो एक साल में पैसा गया पाकिस्तान से। ये मैं आपको दिखाऊंगा, कल डिटेल लेके आएंगे आपके सामने एक की। इस मुल्क को कैसे चला रहे हैं? हम तो ले मैन, हमें तो इकॉनमी की समझ नहीं है। इश्तिहार पढ़ें, देखें ना नून लिख के, तो लगता है कि शहद और दूध की नहरें चला दिया। और मिफ्ता साहब को शर्म नहीं आती है, वो क्रेडिट लेते फिरते कि मैंने पता नहीं क्या कमाल कर दिया। उनका ये जो CNG और LNG और ये बाकी जो ये पाइपलाइन के अंदर जो ये गन डाल के गए हैं, उसकी हम कल परसों बात करते रहेंगे। औकात ये है आमिर साहब, लास्ट बता दूं, नैब की जो कहते थे हम आपको ठीक कर रहे, एक कमर इस्लाम को पकड़ा, उन्होंने वो ठुकाई किया ना चेयरमैन नैब की और उनकी नैब की, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं पकड़ेंगे किसी को। जब आपका मुल्क डूब रहा है, इकॉनमी डूब रही है, डॉलर आपका ऊपर जा रहा है, आपने इसको बर्बाद करना है मुल्क की इकॉनमी को। आपने महंगाई को कहां से कहां लेकर गए, आपके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। बड़े बड़े लोगों पे आप हाथ नहीं डाल सकते। और बड़े लोगों ने एक काम किया, जो सबसे ज्यादा करप्ट है उसने या आपकी PTI में चला गया, एक कवर ले लिया, अम्ब्रेला ले, इमरान खान का अम्ब्रेला ले लिया, क्या मुझे हाथ लगा के देखो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, या वो आपका पीपल्स पार्टी में बैठा था, या नवाज लीग में था। इन तमाम चोरों, लुटेरों, डाकू ने 3 पार्टी तकसीम कर लिए। आपने कुछ उसमें तरीके इंसाफ में चले गए, ऑलरेडी ज्यादा जो है नवाज लीग में थे, उससे ज्यादा पीपल्स पार्टी में थे। आप किसी को हाथ लगा के देखें, शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहाँ शुरू हो जाती है, तकरीरें शुरू हो जाती है, इंतकामी कार्रवाई होती है। और उन्होंने वो राज्य के डट के आमिर साहब ने जदाद भी बनाई है, इस मुल्क से पैसा भी बनाया है, और फिर कहते हैं, डेयर करते हैं आपको करके दिखाएं, कुछ हमारा कर सकते हैं, आप हमें हाथ लगा के दें। वो एब्सकॉन्डर है साग डार साहब, वो उसको जो है ना बुलाने का कोई तरीका नहीं रह गया। वो बुला ले तो वो कहते हैं जी हमारे पे इंतकामी और उनके चीफ साहब से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम उनका एडमायर हैं। वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, मुल्क में कवानीन नहीं है। इतना जो कुछ जहर उगला जाता है वो किया जाता है। जो ही इस मुल्क में अंदर कोई भी एहतसाब की बात करे, करप्शन की बात करे, मीडिया सबसे पहले खिलाफ होता है। सबसे पहले वो जो है ना इशू बन जाता है, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, और वो जो भी हाथ डाले वो विलन बन जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा विलन जो है वो वाजिद ज़िया है। बिल्कुल ठीक है क्लास, अब 2 मिनट है। एक इंसानी बुनियादों पर मुश्तमिल हमारे पास एक स्टोरी है, खबर है, वो भी है, और दूसरा सियासत की अखलाकी गिरावट के ऊपर। अखलाकी गिरावट को छोड़े, ये चलते रहेंगे, अखलाकी सियासी लोग ठीक नहीं हो सकते, हम बात करेंगे। जरा ये ह्यूमन ये स्टोरी दिखाएं, एक बहन और उसके भाई के। आमिर साहब आप और मैं यहाँ से नीचे उतरे थे, ये बहन जो ना खड़े थे, जरा इनकी कहानी सुन ले। चीफ जस्टिस साहब होके आए हैं,
जिनका चीफ जस्टिस के कहने पे भी इलाज नहीं हो सकता इस मुल्क में, और जिन्होंने अरबों खरबों की जदादे ले रही हैं, ये मुल्क किन लोगों के लिए बना है, जरा ये देखिएगा जरा बहन भाई क्या करें, जरा सुनाए। जी प्रोड्यूसर साहब, इलाज चाहिए, जल्दी से जल्दी इलाज इन्होंने किया जाए। मेरा नाम सैरिश गुल है और मेरा छोटा भाई मुशर्रफ ज़ुबैर, इसकी उम्र 13 साल है। हम दोनों पैदाइशी तौर पर एक रेयर डिजीज़ फेमिलियर हाइपोक्सीमिया होमोज़ाइगस में मुब्तला हैं। इस सिलसिले में मैंने चीफ़ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ को एप्लीकेशन लिखी। उन्होंने इस पे बोर्ड बनाया और 4 मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में बोर्ड बने। उन्होंने जो इलाज तजवीज़ किया वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मैंने चीफ़ मिनिस्टर डायरेक्टर फाइनेंशियल को कहा कि हमें ये इलाज प्रोवाइड किया जाए, तो उन्होंने सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रखा, लेकिन कोई हमें इलाज फराहम नहीं किया गया। इसके बाद मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन लिखी। उन्होंने इस पर सो मोटो लिया और कहा कि 10 दिन के अंदर मशीन भी मंगवाई जाएगी और इंजेक्शन भी मिलेगा और दवाइयाँ भी मिलेंगी। तो हमें अभी तक 3 माह हो गए हैं, ना तो इंजेक्शन मिला है और ना ही मशीन मंगवाई गई है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरे भाई को फौरी तौर पे उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए कोशिश की जाए, उसको फौरी तौर पे इलाज के पास लेके जाया जाए, उसका इलाज करवाया जाए। मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से अपील करती हूँ कि वो मेरे भाई को फौरी तौर पे इलाज करवाएं, फौरी तौर पर बाहर भिजवाएं जहाँ पे इलाज मौजूद है, ताकि ये आमिर साहब इसमें ये बता दूँ कि चीफ जस्टिस साहब तक इनकी मदद नहीं कर सके, चीफ मिनिस्टर साहब तक नहीं कर सके कि पाकिस्तान में इलाज नहीं है। यहाँ अता मनीका साहब थे, उन्होंने इलाज करवाना था, 30,000 पाउंड उसको शहबाज शरीफ ने दिए, बैरून मुल्क इलाज हुआ और उसकी सियासी वफादारियाँ खरीदी गई थी 30,000 पाउंड में। अभी रिसेंटली रफीक रजवाना साहब गवर्नर पंजाब, इनको 40,000 इनको डॉलर दिए गए कि आप बैरून मुल्क इलाज करवाएं। इन लोगों के लिए हवेली लखा के ये बच्चे हैं, इनके लिए ना डॉलर है, ना पैसा है, ना प्रायोरिटी है। वो अता मनीका के लिए भी थी और मुझे ज़्यादा फरूक लगारी का लगा था, $1.5 लाख लगा था अमेरिका इलाज में, वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने दिया था। या फहमीदा मिर्जा ने, आपको याद होगा, इन्होंने अमेरिका में इलाज करवाया और 40 लाख रुपया फहमीदा मिर्जा का, वो भी कौमी असम्बली ने या हमने पे किया। ये हजरात हैं, बहुत अमीर लोग हैं, ये अमीर हैं, जो करोड़ अरबपति लोग हैं, उनके लिए पैसा है रियासत के पास, यहाँ इन लोगों के पास, इन बच्चों के लिए पैसा नहीं है, ना प्रायोरिटी। चीफ जस्टिस साहब के आर्डर के बावजूद कुछ ही हो सका आमिर साहब, और वो रो रहे हैं कि हमें बाथरूम नहीं मिला वहां पे जनाब, ये जेल में, अडियाला में 10 साल हुक्मरानी के बाद उनको बाथरूम अच्छा नहीं मिला। ये आपकी राय है? ठीक है, रियासत पाकिस्तान की तमाम सहूलियात अगर ताकतवर लोगों के लिए हैं तो आम आवाम का पुरसाने हाल कौन होगा। इसके साथ ही इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।